हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपने फाइनल एग्ज़ाम 2022 की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो चलिए आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस बाय एसएसएस में स्वागत है। अभी हम लोग टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल सेट निकल चुका है उसमें इकोनॉमिक्स क्लास 12 का मॉडल सेट 3 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका टोटल मार्क्स 40 रहेगा, समय 1.5 घंटा का रहेगा, टोटल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगी, लेकिन आपको टोटल 13 प्रश्न का ही जवाब देना है, 13 प्रश्न का ही जवाब देना है। पहले सेक्शन ए में 2 अंक वाला क्वेश्चन का जवाब देना है जो आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में 3 अंक के प्रश्नों का जवाब देना है जो आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है। उसके बाद सेक्शन सी में 5 अंक वाला प्रश्नों का जवाब देना है जो आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। यानी 2 अंक वाला 5, उसके बाद 3 अंक वाला 5, उसके बाद 5 अंक वाला 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में स्वागत है। अभी हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में जैक बोर्ड इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट 3 का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। क्लास 12 टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए 2021-22 के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए में 2 अंक वाला प्रश्न है, 2 गुना 5 बराबर 10। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बोलता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स का पिता किसको बोलते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ को, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों के नाम लिखिए। राष्ट्रीय आय को मापने का निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहला उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा कुल व्यय विधि। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण या भरण यानी इंजेक्शन से आप क्या समझते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अंतक्षेपण भरण यानी इंजेक्शन क्या होता है, समझिए। आय का वह भाग जो आय के चक्रीय प्रवाह में बाहर से यानी एक्सटर्नल एरिया से वापस खर्च कर दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार में वृद्धि हो जाती है। आय का अंतक्षेपण यानी आय का भरण इंजेक्शन ऑफ इनकम कहलाता है। जैसे कि निवेश यानी इन्वेस्ट, सार्वजनिक व्यय और निर्यात होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। समझिए इसको बढ़िया से। बोलता है कि जब आय के चक्रीय प्रवाह से पैसा बाहर निकल जाता है, आय के चक्रीय प्रवाह में पैसा की कमी हो जाती है, तो उसको लीकेज ऑफ इनकम कहते हैं, आय का रिसाव कहते हैं, आय का छिद्र कहते हैं, आय का क्षरण कहते हैं। लेकिन वही पैसा जब एक्सटर्नल एरिया से, बाहरी एरिया से वापस आय के चक्र प्रवाह में आ जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार में वृद्धि हो जाती है, तो उसको आय का अंतक्षेपण, आय का भरण यानी इंजेक्शन ऑफ इनकम कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा निवेश, सार्वजनिक व्यय और निर्यात। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। मुद्रा किसको बोलते हैं, मनी किसको बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार हो और जो मूल्य मापक एवं मूल्य संचय का कार्य भी करता हो। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मुद्रा के विकास का क्रम इस प्रकार है, वस्तु मुद्रा, उसके बाद धातु मुद्रा, उसके बाद कागजी मुद्रा, उसके बाद शाख मुद्रा, ठीक है। समझिए इसको। बोलता है मुद्रा ऐसा वस्तु को कहा जाता है जो लेन देन का माध्यम के रूप में स्वीकार हो, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को तय करता हो यानी मूल्य को मापता हो, और जो मूल्य को संचित करके इकट्ठा करके जगा कर रखता हो, और जो मूल्य का हस्तांतरण भी करता हो, ट्रांसफर भी करता हो, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मुद्रा के विकास का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आया था वस्तु के रूप में मुद्रा, उसके बाद आया सिक्का यानी धातु मुद्रा, उसके बाद आया नोट यानी कागजी मुद्रा, उसके बाद आया क्रेडिट मनी यानी शाख मुद्रा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए। स्वायत्त उपभोग क्या होता है समझिए।
स्वायत्त उपभोग यानी खपत यानी खर्च को उन खर्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उपभोक्ताओं को तब भी करना चाहिए जब उनके पास देने योग्य कोई इनकम ना हो। यानी किसी भी समय यदि किसी उपभोक्ता के पास कितनी आय है या धन है इसकी परवाह किए बिना कोई सामान खरीदने की आवश्यकता है तो वह खरीदेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्वायत्त उपभोग यानी स्वायत्त खपत खर्च। ठीक है, किसी उपभोक्ता को कोई सामान का ज़रूरत है, अनिवार्य हो गया है, तो उसके पास इनकम है चाहे नहीं है वह खर्च करबे करेगा, किसी से कर्ज लेकर उधार लेकर खर्च करबे करेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्वायत्त उपभोग स्वायत्त खपत। याद रखिएगा, जब किसी उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसको कोई सामान का ज़रूरत है, उसका ऐसा ही स्थिति आ गया कि उसको खर्च करना ही पड़ेगा, वो सामान लेना ही पड़ेगा, वो सामान इम्पोर्टेंट है, तो फिर वह कर्ज लेकर उधार लेकर ऋण लेकर खर्च करेगा, तो उसको बोलेंगे स्वायत्त उपभोग स्वायत्त खपत। यानी मजबूरी में किया हुआ खर्च। ठीक है, हम मजबूरी में खर्च किए हैं, मेरे पास इनकम नहीं था, धन नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा आवश्यकता ही पड़ गया था, ऐसा ज़रूरत ही पड़ गया था जो हमको ऋण लेकर कर्ज लेकर पैसा खर्च करना पड़ा, तो उसको बोलेंगे स्वायत्त खपत स्वायत्त उपभोग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है समझिए। पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट वे प्राप्तियां जिससे सरकार का दायित्व भी उत्पन्न होती है और परिसंपत्तियों में कमी भी होती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण, जब सरकार ऋण लेती है तो उसको अपना परिसंपत्ति केंद्र बैंक यानी आरबीआई के पास हो, चाहे विश्व से हो यानी विश्व में किसी के पास हो, या तो फिर अपने देश में कोई महाजन कोई बड़े उद्योगपति पूंजीपति के पास हो, अपना परिसंपत्ति को गिरवी रखना पड़ता है तब उसको कर्ज मिलता है। यानी उससे सरकार का परिसंपत्ति घट जाता है और उसका दायित्व तो बढ़ जाता है कि उसको ऋण चुकाना है और उसका संपत्ति घट जाता है। यानी पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती है जिससे सरकार का दायित्व भी उत्पन्न होता है कि हम कर्ज लिए हैं, चाहे अपना देश का पूंजीपति से लिए हैं, चाहे अपना देश का आरबीआई से लिए हैं, चाहे हम विश्व से लिए हैं, तो मेरा दायित्व है कि हम कर्ज लिए हैं तो हमको देना पड़ेगा, यानी दायित्व उत्पन्न होगा। और कर्ज लिया है तो ऐसे नहीं मिला है कर्ज, उसको अपना परिसंपत्ति गिरवी रखना पड़ा है दूसरों के पास, यानी उसका परिसंपत्ति में कमी आ गया, तो उसको बोलेंगे पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, जैसे कि सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण, जब सरकार ऋण लेती है कर्ज लेती है तो उसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है कि उसको कर्ज कभी न कभी चुकाना पड़ेगा और उसका संपत्ति घट जाता है, क्योंकि उसको कर्ज कुछ सामान अपना कुछ संपत्ति गिरवी रखकर मिलता है। ठीक है, यानी उसका दायित्व उत्पन्न हो जाता है कि उसको कर्ज चुकाना पड़ेगा और उसका संपत्ति घट जाता है, क्योंकि वह कोई संपत्ति गिरवी रख कर दूसरों के पास गिरवी रख कर उसको ऋण मिलता है। चलो अगला प्रश्न है, आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। आयात क्या होता है समझिए। आयात यानी इंपोर्ट क्या होता है उसको समझिए। जब दूसरे देश से यानी शेष विश्व से हमारे इस देश की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह होता है तो उसे आयात कहते हैं। आयात के होने पर हमारा देश शेष विश्व को वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले पेमेंट करती है, जिससे हमारे देश से शेष विश्व की ओर मुद्रा का प्रवाह होता है। क्या समझ में आया? आयात का मतलब होता है अलग देश से, विश्व से, दूसरे देश से हमारे देश की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं का आना और हमारे देश से पैसा का बाहर जाना, इसको आयात बोलेंगे। यानी आयात का अर्थ होता है कि अलग देश से वस्तु सेवा हमारे देश में आ रहा है और हमारे देश इंडिया से अलग देश में पैसा बदले में बाहर जा रहा है। ठीक है, यानी आयात के होने पर विदेश से अलग देशों से वस्तुएं सेवाएं हमारे देश में आते हैं और मुद्रा का प्रवाह हमारे देश से विश्व की ओर अलग देश की ओर होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आ गए सेक्शन बी में। 3 अंक के प्रश्न, 3 × 5 = 15, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, बाह्य क्षेत्रक एक्सटर्नल एरिया, विदेशी क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, बाह्य क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन सेक्टर विदेशी एरिया।
विदेशी क्षेत्र से अभिप्राय उस आर्थिक इकाइयों से है जो सरकार लाभ कमाने के लिए देश की घरेलू सीमा के बाहर शेष विश्व के दूसरे देशों में मुद्रा, वस्तुएं आदि के लेन देन का कार्य करती है, जिसको आयात निर्यात कहते हैं। समझ लीजिए, विदेशी एरिया यानी बाहरी एरिया, जिसको हम लोग खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं, यानी जब हमारा देश का रिलेशन अलग देशों के साथ, विदेशों के साथ हो जाता है तो उसको खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जिसमें विदेशी एरिया शामिल होती है। ठीक है, जहाँ पर आयात निर्यात होना चालू हो जाता है, जिसमें विदेशी व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, देश की आय रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक है, अब आयात निर्यात क्या होता है समझिए। जब एक देश शेष विश्व से आयात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का भुगतान करती है तो इससे देश के बाहर शेष विश्व की ओर मुद्रा का प्रवाह होता है। दूसरी ओर जब एक देश शेष विश्व को वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करता है तब दूसरा देश बदले में हमारे इस देश को पेमेंट करते हैं, जिससे मुद्रा का प्रवाह शेष विश्व से हमारे इस देश की ओर होता है। क्या समझ में आया? बाह्य क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र क्या होता है समझिए। जब किसी देश का अलग देश के साथ हो जाता है रिलेशन तो आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो सरकार लाभ कमाने के लिए देश की घरेलू सीमा के बाहर दूसरे देश के साथ मुद्रा, वस्तु आदि का जो लेन देन करता है, जो कारोबार करता है, बिजनेस करता है, उसको बोलेंगे आयात निर्यात की प्रक्रिया। ठीक है, जो बाहरी क्षेत्र विदेशी क्षेत्र के साथ होता है। तो आयात निर्यात किसको बोलेंगे? अलग देश से हमारे देश में वस्तु सेवा आता है तो उसको आयात बोलते हैं, और उससे हमारा देश का पैसा बाहर जाता है। ठीक है, इसके विपरीत जब हम लोग अपना देश का कोई वस्तु सेवा बाहर विदेशों में बेचते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं, जिससे अलग देश से हमारे देश को इनकम, आय रोजगार प्राप्त होता है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न पढ़िए। व्यापार आधिक्य एवं व्यापार घाटा में क्या अंतर है समझिए। व्यापार आधिक्य क्या होता है समझिए। जब एक देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उस स्थिति को व्यापार आधिक्य कहा जाता है। व्यापार घाटा क्या होता है? जब एक देश का निर्यात उसके आयात से कम होता है तो उस स्थिति को व्यापार घाटा कहा जाता है। यानी व्यापार आधिक्य, व्यापार घाटा में क्या अंतर है? बोलता है जब एक देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होगा तो इसका मतलब है उस देश को बाहर देश से अधिक पैसा प्राप्त होगा, तो उस देश के लिए पॉजिटिव बात है, इसीलिए इसको बोलते हैं व्यापार आधिक्य। ठीक है, लेकिन जब एक देश का निर्यात उसके आयात से कम हो जाएगा तो उस देश को घाटा होगा, लॉस होगा, ये नेगेटिव बात है, तो इसको बोलेंगे व्यापार घाटा। क्योंकि निर्यात यदि बेसी करेंगे तो हमको बाहर देश से पैसा अधिक प्राप्त होगा, तो ये हमारे देश के लिए अच्छा बात है, इसको बोलेंगे व्यापार आधिक्य, पॉजिटिव बात। ठीक है, लेकिन यदि निर्यात आयात से कम हो गया तो हमारे देश के लिए खराब बात है, हमारे देश को घाटा हो जाएगा व्यापार में, तो उसको बोलेंगे व्यापार घाटा। आगे पढ़िए। पूंजीगत वस्तु की धारणा को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। पूंजीगत वस्तु कैपिटल गुड्स क्या होता है समझिए। वे वस्तुएं जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में एक नए वस्तुओं को निर्मित करने के लिए किया जाता है, जिनसे आय प्राप्त होती है, उसे पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। जैसे मशीन, औजार आदि। अर्थात पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग उपभोग के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग उपभोक्ता वस्तु को निर्मित करने के लिए किया जाता है। पूंजीगत वस्तु मतलब होता है जो हमारा पूंजी के रूप में काम करता है, जैसे उत्पादन प्रक्रिया में हो गया मशीन, औजार आदि। मशीन, औजार से हम इनकम प्राप्त करते हैं, हम इसकी सहायता से कोई नया वस्तु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कपास है तो उससे रुई, धागा, कपड़ा, कमीज बनाकर हम बिजनेस करेंगे, हमको लाभ, इनकम प्राप्त होगा। ठीक है, मेरे पास आलू है तो उससे आलू का चिप्स, आलू का लेस बनाकर बेचेंगे, हमको इससे इनकम प्राप्त होगा। टमाटर आ गया तो टमाटर से हम टमाटर का सॉस बना के बेचेंगे। तो हम किससे बनाएंगे? ये जो बोल रहे हैं बनाकर बेचेंगे, तो किससे बनाएंगे? मशीन से, औजार से, तकनीक से, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु वह वस्तु होता है जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में एक नए वस्तुओं को निर्मित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिनसे आय प्राप्त होती है।
ठीक। पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग उपभोग के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसका प्रयोग उपभोक्ता वस्तु को निर्मित करने के लिए करते हैं, जैसे कि मशीन, औजार आदि। अगला प्रश्न पढ़िए। आवश्यकता के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या होता है, समझिए उदाहरण से। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जब व्यक्तियों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही वे आपस में एक दूसरे से बदलने के लिए तैयार भी हो, जिसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। यानी आवश्यकता का दोहरा संयोग का मतलब हो गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली तब सफल होगा जब मेरा आवश्यकता का वस्तु तुम्हारे पास उपलब्ध होगा और तुम्हारा आवश्यकता का वस्तु मेरे पास उपलब्ध होगा और हम लोग दोनों लेन देन के लिए तैयार होंगे, तो इसको बोलेंगे आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिन बात है। ये मिलना, ये दोस्ती होना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसीलिए तो मुद्रा का आविष्कार हुआ है। तो आवश्यकता का दोहरा संयोग मतलब होता है कि दोनों का वस्तु, दोनों का बात एक जैसा होना, दोनों के पास दोनों की आवश्यकता का वस्तु होना, दोनों लेन देन के लिए तैयार होना, दोनों का बात मिलना, तो फिर आवश्यकता का दोहरा संयोग यानी वस्तु विनिमय प्रणाली सफल होगा। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए, एक गांव में एक किसान है जिसके पास आवश्यकता से अधिक गेहूं है तथा एक दर्जी है जिसके पास कुछ अतिरिक्त कपड़ा है। किसान को कपड़े की और दर्जी को गेहूं की आवश्यकता है, तो इस प्रकार दोनों व्यक्ति अपनी वस्तुओं की अदला बदली करके अपनी अपनी आवश्यकता पूरी कर लेती है। इसको बोलेंगे आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता का दोहरा संयोग मतलब मेरा वाला तुम्हारे पास, तुम्हारा वाला मेरे पास, दोनों लेन देन के लिए तैयार भी हैं, तो लेन देन कर लेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली सफल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे आवश्यकता का दोहरा संयोग। आगे पढ़िए। प्रत्याशित उपभोग एवं यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है, यानी नियोजित उपभोग एवं वास्तविक उपभोग में क्या अंतर है, समझिए। प्रत्याशित उपभोग, प्रत्याशित या नियोजित उपभोग वह उपभोग है जो एक व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आय एवं रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा रखते हैं। यानी वह उपभोग जो अभी तक हम किए नहीं है, वह खर्च जो हम किए नहीं है, लेकिन मेरा आय रोजगार के विभिन्न स्तर पर हम करने का इच्छा रखते हैं। अपना कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना मन में हम आय रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उपभोग करने का इच्छा रखे हैं। उपभोग किए नहीं है, खर्च किए नहीं है, बट अभी इच्छा रखे हैं, तो उसको बोलेंगे प्रत्याशित उपभोग यानी नियोजित उपभोग। ठीक है, यथार्थ उपभोग क्या होता है, समझिए। यथार्थ या वास्तविक उपभोग वह उपभोग है जो एक व्यक्ति द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में वास्तव में किया जाता है, यानी रियल में हम उपभोग कर चुके हैं या कर रहे हैं। ठीक है, या कर दिए हैं उपभोग, तो उसको बोलेंगे यथार्थ उपभोग, वास्तविक उपभोग, जो एक व्यक्ति द्वारा अर्थव्यवस्था में वास्तव में किया जाता है, लेकिन हम उपभोग करने का इच्छा रखते हैं या इच्छा रखे हैं, तो उसको बोलेंगे प्रत्याशित उपभोग। ठीक है, प्रत्याशित उपभोग मतलब किसी व्यक्ति के मन में इच्छा रखा हुआ वह उपभोग जो अभी तक वह किया नहीं है, वह सिर्फ इच्छा रखा है कि मेरा आय रोजगार के स्तर पर हम किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतना खर्चा करेंगे, ये मेरा इच्छा है, हम किए नहीं हैं, तो उसको बोलेंगे प्रत्याशित उपभोग। लेकिन हम कर दिए हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो उसको बोलेंगे वास्तविक उपभोग। ठीक है, रियल उपभोग। आगे बढ़िए। आगे है सार्वजनिक वस्तु क्या है, यह निजी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है। सार्वजनिक वस्तु क्या है, पब्लिक गुड्स क्या है। ठीक है, पब्लिक गुड्स मतलब होता है पार्क, स्कूल, कॉलेज, ये सब। ठीक है, और निजी वस्तु का अर्थ होता है कि इसमें लोगों का इनकम के आधार पर लोग अपना इच्छा के अनुसार खरीदेगा। ठीक है, निजी वस्तु सबके लिए नहीं है, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, आप किस हिसाब से खरीद पाइएगा। ठीक है, सार्वजनिक वस्तु का उपयोग सामूहिक रूप में सब कोई करता है, लेकिन निजी वस्तु का प्रयोग वही करता है जिसके पास उसको खरीदने का क्षमता है, पैसा है। ठीक है, समझिए इसको। सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। यह वस्तुएं उपभोग में गैर प्रतियोगी होते हैं
मतलब कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, जिससे समूह के सभी सदस्य समान लाभ प्राप्त कर सके एवं समाज द्वारा सामाजिक कल्याण की वृद्धि हेतु सामूहिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए उत्पादित एवं पूर्ति की जाती है। सार्वजनिक वस्तु सबको यूज करेगा। सार्वजनिक वस्तु का प्रयोग सामूहिक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें कोई भेदभाव, कोई कंपटीशन नहीं होता है, सबको यूज करता है और सबको समान लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। इसका प्रयोग समाज कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए, आर्थिक विकास के लिए समाज का प्रत्येक सदस्य करता है, ठीक है। इसके विपरीत निजी वस्तुएं प्रयोग में प्रतियोगी होते हैं, मतलब ये सब कोई प्रयोग नहीं कर पाएगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। और जिनके उपभोग के लिए मूल्य का भुगतान करना पड़ता है, जो आपको फ्री मिलेगा नहीं, सरकार द्वारा मिलेगा नहीं, यह प्राइवेट वस्तु है, ठीक है। यानी निजी वस्तुओं का बाजार में मूल्य निर्धारित होता है और इसे वही व्यक्ति खरीद पाते हैं जो उस मूल्य को देने की क्षमता रखते हैं। अतः सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को मिलता है, जबकि निजी वस्तुओं का लाभ उन्हीं को मिलता है जो उसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया कि निजी वस्तुओं का बाजार में मूल्य तय होता है और इसे वही व्यक्ति खरीद पाते हैं जो मूल्य को देने का क्षमता रखते हैं, उस वस्तु का मूल्य को, ठीक है। यानी सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ गरीब अमीर सबको मिलता है, लेकिन निजी वस्तुओं का लाभ उसी को मिलता है जो उसको प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आगे है व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, समझते हैं इसको। व्यापार संतुलन का शब्द व्यापार की केवल दृश्य मदों से है, दिखाई देने वाला घटकों से है, ठीक है। अर्थात किसी देश के कुल दृश्य निर्यात एवं कुल दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को उस देश का व्यापार शेष या संतुलन कहा जाता है। दृश्य मदों में भौतिक वस्तुएं जैसे मशीन, कपड़ा, सीमेंट आदि शामिल होती है। अतः व्यापार शेष यानी संतुलन बराबर दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात, यानी एक देश का दूसरा देश से दिखाई देने वाला भौतिक वस्तुओं का कितना निर्यात हुआ और कितना आयात हुआ, उसके मूल्य में अंतर को व्यापार शेष यानी संतुलन कहेंगे, जो दो प्रकार का होता है। व्यापार संतुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यापार आधिक्य, एक होता है व्यापार घाटा। व्यापार आधिक्य कब होता है, व्यापार आधिक्य में जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो उसको बोलेंगे व्यापार आधिक्य, ठीक है। और व्यापार घाटा कब होता है, जब निर्यात आयात से कम हो जाता है तो उसको बोलेंगे व्यापार घाटा। यानी जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है तो उस देश को बाहरी विदेशों से पैसा प्राप्त होगा, मतलब उस देश का आय रोजगार बढ़ेगा। ये अच्छा बात है, ये पॉजिटिव बात है, इसको बोलेंगे व्यापार आधिक्य। लेकिन किसी देश का निर्यात उसके आयात से कम है तो विदेशों से पैसा कम प्राप्त होगा, बाहर हमारे देश से पैसा अधिक बाहर जाएगा, तो ये हमारे देश के लिए खराब बात हो गया, इसको बोलेंगे व्यापार घाटा। यानी जब निर्यात आयात से अधिक हो जाएगा तो व्यापार आधिक्य, और जब निर्यात आयात से कम हो जाएगा तो व्यापार घाटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेक्शन सी, ठीक है। 5 अंक के प्रश्न, 5 गुना 3 बराबर 15, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या होता है समझिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है समझिए। एक लेखा वर्ष यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड में किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट एमपी मतलब मार्केट प्राइस कहा जाता है। इसमें केवल देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को ही शामिल किया जाता है। तो आपको जीडीपी क्या समझ में आया, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है समझिए। बोलता है एक लेखा वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरियड में किसी देश का घरेलू सीमा के अंदर मतलब देश के बाहर नहीं, सभी उत्पादकों द्वारा जो उत्पादन करता है सभी के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है जिसका हम लोग डायरेक्ट प्रयोग करते हैं
उनकी बाजार कीमत के जोड़ को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। इसमें केवल देश की घरेलू सीमा में मतलब घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग मूल्यह्रास यानी घिसावट व्यय क्या होता है समझिए, मूल्यह्रास क्या होता है समझिए। उत्पादन कार्य में प्रयोग किए जाने वाले पूंजीगत यंत्र धीरे धीरे घिसते रहते हैं, यानी मशीनों का कुछ भाग नष्ट यानी क्षय होते रहते हैं। इसलिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, जिसे घिसावट व्यय या मूल्यह्रास कहते हैं। क्या समझ में आया? मूल्यह्रास घिसावट व्यय क्या होता है समझिए। बोलता है उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाला पूंजीगत यंत्र, उत्पादन प्रक्रिया में जो पूंजीगत यंत्र यानी मशीन औजार प्रयोग होता है वह लगातार चलते चलते धीरे धीरे घिसते रहते हैं, यानी मशीनों का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है। यानी पहले नया मशीन जितना उत्पादन कर सकता था अब थोड़ा पुराना हो गया है, थोड़ा घिस गया है, चलते चलते थोड़ा पुराना हो गया है, तो अब उतना उत्पादन कर नहीं पा रहा है। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन कुल उत्पादन का कुछ भाग व्यय हो रहा है, ठीक है, कुछ भाग नष्ट हो रहा है, जिसे हम लोग घिसावट व्यय या मूल्यह्रास कहेंगे। कोई नया मशीन पहले 5 दिन 10 दिन जितना उत्पादन कर पाएगा वह मशीन जब 2 साल 3 साल हो जाएगा तो उतना उत्पादन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी नया मशीन जितना उत्पादन कर पाता है थोड़ा पुराना हो जाएगा तो उतना स्पीड से उतना उत्पादन कर नहीं पाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कुल उत्पादन का कुछ भाग क्षय हो गया, कुल उत्पादन का कुछ भाग नष्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे घिसावट व्यय मूल्यह्रास। यानी पूंजीगत यंत्र उत्पादन प्रक्रिया में धीरे धीरे चलते चलते घिसते घिसते उसका कुछ भाग नष्ट हो जाता है, तो पहले की तुलना में उतना उत्पादन कर नहीं पाता है, जिसको बोलेंगे हम लोग घिसावट व्यय या मूल्यह्रास, जितना उसका क्षय हो गया। अगला टॉपिक है उपभोक्ता वस्तु। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है समझिए। वह वस्तुएं जिसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए करते हैं उसे उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। उपभोक्ता वस्तुएं आगे किसी उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसीलिए यह एक प्रकार की अंतिम वस्तुएं होती है। उपभोक्ता वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, एक टिकाऊ वस्तुएं, एक गैर टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, टिकाऊ वस्तुएं यानी टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, कार, स्कूटर आदि। गैर टिकाऊ वस्तुएं साबुन, स्टेशनरी वस्तुएं, खाद्य सामग्री, पेस्ट, सब्जी, फल आदि। उपभोक्ता वस्तु मतलब अंतिम वस्तु, जिससे आगे कोई नया वस्तु नहीं बनेगा, जो आगे का उत्पादन प्रोसेस में भाग नहीं लेगा। ठीक है, चलिए, यानी ये अंतिम वस्तु है, लेकिन ये 2 तरह का होता है, एक टिकने वाला, एक बहुत दिन तक 4 साल 5 साल टिकेगा, और एक नहीं टिकेगा, 10 दिन टिकेगा मैक्सिमम। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन टिकेगा। जैसे गैर टिकाऊ वस्तुएं साबुन, स्टेशनरी का सामान, खाने पीने का सामान, कोई पेस्ट, सब्जी, फल आदि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, व्यावसायिक बैंक किस प्रकार साख का सृजन करते हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक किस प्रकार साख मुद्रा का सृजन करते हैं, व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप याद रखिएगा मॉडल सेट का सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको हम बोल देंगे। जैसे यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉडल सेट का सब प्रश्न तो ऐसे इम्पोर्टेंट है ही, आपको तो सब बढ़िया से गौर से पढ़ना होगा, सबका तैयारी बढ़िया से रखना होगा। इसीलिए तो हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के भलाई के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक संख्या में। ठीक है, ताकि हम उससे प्रेरित होकर और अच्छे अच्छे नए वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। आधुनिक समय में साख का निर्माण करना व्यापारिक बैंकों का आवश्यक कार्य बन गया है। अर्थात वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक मुद्रा का केवल लेन देन ही नहीं बल्कि साख का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, बल्कि साख का निर्माण भी करते हैं। अब साख निर्माण प्रक्रिया को समझिए। बोलता है कोई व्यक्ति जब बैंक में पैसा जमा करता है तो उसको नगद जमा या प्राथमिक जमा बोलते हैं। ठीक है, और बैंक के पास जब वह जमा पैसा आ जाता है तो उसका कुछ % कैशियर के पास यानी दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए रख दिया जाता है, और बाकी रुपया
ऋण वाला पार्ट में रख दिया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए आएगा, ऋण लेने के लिए आएगा तो उसको दिया जाएगा। उसको बोलते हैं व्युत्पन्न जमाएं यानी साख जमाएं। उसी से साख निर्माण होगा। जितना ऋण देंगे उतना ही साख मुद्रा का निर्माण होगा। ठीक है। तो जो कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है उसको बोलते हैं प्राथमिक जमाएं। ठीक है। उसमें से कुछ पैसा बैंक थोड़ा बहुत 20% कैशियर के पास दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए रख देता है, और बाकी पैसा ऋण वाला पार्ट में किसी को ऋण दे देता है, ऋण वाला पार्ट में रख देता है। ठीक है। लोन वाला पार्ट में, जिसको बोलेंगे व्युत्पन्न जमा। जब वह बाकी पैसा ऋण वाला पार्ट में रख देगा और किसी को ऋण दे देगा तो उसका खाता में पैसा ट्रांसफर कर देगा, जमा कर देगा, तो उसको बोलेंगे व्युत्पन्न जमा। यानी व्युत्पन्न जमा क्या है? प्राथमिक जमा का ही परिणाम है, और यही साख निर्माण है। इससे ही साख निर्माण होगा। व्युत्पन्न जमा कहाँ से आया? बैंक जो दूसरों व्यक्ति को लोन दिया, कर्ज दिया, ठीक है, उधार दिया, तो वह कहाँ पाया? वह किसी व्यक्ति का प्राथमिक जमा है जो पहले बैंक में जमा किया था। तो 20% पैसा तो दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए कैशियर के पास रख दिया, और 80% पैसा लोन वाला पार्ट में किसी व्यक्ति को लोन दे दिया, यानी उसके खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसको बोलेंगे व्युत्पन्न जमा, साख जमा। ठीक है। इससे ही साख मुद्रा का निर्माण होगा। अब समझिए, बैंकों की जमाएं दो प्रकार की होती है। बैंकों की जमाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक जमाएं, प्राइमरी डिपॉजिट। एक होती है व्युत्पन्न जमाएं, डिराइव डिपॉजिट। ठीक है। समझिए इसको। प्राथमिक जमाएं क्या होता है समझिए। जब कोई खाता धारक यानी बैंक को नकदी देकर अपने खाते में धनराशि जमा करता है, तब बैंक को मिलने वाली यह नकदी बैंक की प्राथमिक जमाएं कहलाती है। कोई भी, हम हो, आप हो, या कोई व्यक्ति हो, बैंक जाता है अपना पैसा जमा करने के लिए, तो बैंक में जब अपना खाता में पैसा जमा कर देता है तो बैंक को मिलने वाली यह नकदी या पैसा बैंक का प्राथमिक जमा कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए, अब व्युत्पन्न जमा क्या है समझिए। व्युत्पन्न जमा यानी डिराइव डिपॉजिट। इसके विपरीत, जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, लोन देता है, तब वह बैंक अपने ही बैंक में ऋण देने वाले व्यक्ति के खाते में उस ऋण की राशि को डाल देता है, तब उसके खाते की जमाएं व्युत्पन्न जमाएं कहलाती है। यानी जब बैंक हम जो पैसा पहले जमा किए थे उसका 80% किसी व्यक्ति को लोन देगा तो उसके खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, तो उसको बोलेंगे व्युत्पन्न जमा। अतः व्युत्पन्न जमाएं प्राथमिक जमा का ही परिणाम है। ये जो बैंक व्यक्ति को लोन दिया तो उसका खाता में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये पैसा कहाँ से पाया? प्राथमिक जमा का परिणाम है जो हम जमा किए थे पहले। ठीक है। यानी व्युत्पन्न जमाएं प्राथमिक जमा का ही परिणाम होती है, जिसे साख जमाएं भी कहते हैं, और यही साख निर्माण है। इससे ही साख निर्माण होगा। इस प्रकार बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतना ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती है। यानी ऋण जमा को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋण को जन्म देती है। यानी जितना पैसा अलग अलग व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करेगा उसका थोड़ा प्रतिशत, कम प्रतिशत कैशियर के पास दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए रख दिया जाएगा, और बाकी अधिक पैसा 80% रुपया लोन वाला पार्ट में रख दिया जाएगा। कोई व्यक्ति आएगा तो उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे व्युत्पन्न जमा। ठीक है। व्युत्पन्न जमा को साख जमाएं कहते हैं, और इससे ही साख निर्माण होता है। यानी बैंक जितना अधिक ऋण देगा उतना ही अधिक साख जमा होगा और उतना ही अधिक साख निर्माण होगा। मतलब ऋण जमा को उत्पन्न करेगा और जमा ऋण को उत्पन्न करेगा। आगे इसको उदाहरण के साथ समझिए। देखिए क्या बोलता है। ठीक है। क्या बोलता है समझिए इसको। बोलता है उदाहरण के लिए, व्यक्ति ए पहले बैंक में 10,000 रुपया प्राथमिक जमा किया, उसका 20% कैशियर 2,000 रख लिया, बाकी 8,000 रुपया ऋण वाला पार्ट में व्युत्पन्न जमा कर दिया दूसरे व्यक्ति को जो लोन लिया है। ठीक है। फिर वह अपना 8,000 रुपया यदि अपना खाता से तुरंत नहीं निकलता है तो फिर उस पैसा को बैंक यूज करेगा। दूसरा व्यक्ति बी को, ठीक है, बी को वह पैसा जमा कर देगा, फिर उसका कुछ रुपया बैंक रख लेगा, बाकी रुपया ऋण वाला पार्ट में चला जाएगा।
फिर वह पैसा यदि वह व्यक्ति नहीं निकालता है अपना खाता से तो वह पैसा सी व्यक्ति के पास आ जाएगा। फिर उसका कुछ पैसा बैंक रखेगा, बाकी लोन वाला पार्ट में चल जाएगा। यह प्रोसेस लगातार चलते रहता है, ठीक है, जब तक बैंक को अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बैंक थोड़ा सा पैसा का बहुत ज़्यादा गुना साख निर्माण कर लेता है, ठीक है। अब बैंक कितना साख निर्माण कर पाएगा यह डिपेंड करता है वो कितना पैसा रखा है। यदि कम रखा है तो अधिक पैसा मतलब लोन दे पाएगा, ठीक है। यदि बैंक कम पैसा रखेगा दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए कैशियर के पास तो वह अधिक ऋण दे पाएगा, अधिक लोन दे पाएगा, तो अधिक साख मुद्रा का निर्माण होगा, ठीक है। हम लोग पहले ही पढ़े, जितना ऋण होगा उतना साख निर्माण होगा, ठीक है। जितना जमा होगा उतना ही ऋण जाएगा। यानी बैंक 20% रखा है तो इसका मतलब है 20 पंचे 100 यानी 5 गुना वह साख मुद्रा का निर्माण कर पाएगा। यदि नगद कोष अनुपात यानी रेट कितना है 20% रखने का, नगद कोष अनुपात में पैसा रखने का रेट क्या है 20%, तो साख गुणक बराबर क्या होता है 1/CRR कैश रिजर्व रेशियो यानी 1/20%, मतलब 100/20 यानी 5 गुना, ठीक है। अर्थात 10,000 का प्राथमिक जमा कुल 5 गुना बढ़कर 50,000 हो जाती है, जिसमें 40,000 व्युत्पन्न जमा है, क्योंकि 50,000 का 20% हो जाएगा 10,000 जो हो गया बैंक का नगद कोष अनुपात, बाकी 40,000 रुपया हो गया तुम्हारा व्युत्पन्न जमा, ठीक है। देखिए बैंक का 10,000 प्राथमिक जमा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये लगातार प्रोसेस चलते रहा और 10,000 रुपया प्राथमिक जमा बन गया 50,000 रुपया, जिसमें से उसका व्युत्पन्न जमा हो गया 40,000, यानी वह 40,000 रुपया का लोन दे पाया। और जिसका 10,000 पैसा ओरिजिनल था वह रह भी गया। 40,000 का लोन का कारोबार बैंक कर भी लिया और 10,000 रुपया जिसका था वह खाता में रह भी गया। देखिए यह है बैंक का पॉलिसी। व्यापारिक बैंक को लाभ कमाने वाला बैंक, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना क्यों होता है, यही बात है, ठीक है। इसी प्रोसेस से बैंक अधिक से अधिक मात्रा में ऋण देता है और साख मुद्रा का निर्माण करता है। बैंक उतना ही साख मुद्रा का निर्माण कर पाएगा जितना नगद कोष अनुपात होगा। यदि नगद कोष अनुपात कम है तो वह साख मुद्रा का अधिक निर्माण कर पाएगा, और यदि नगद कोष अनुपात अधिक हो गया तो फिर ऋण कम दे पाएगा, साख मुद्रा का निर्माण कम हो पाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है गुणक क्या है। देखिए गुणक क्या है समझिए। गुणक का पूरा नाम होता है निवेश गुणक। क्वेश्चन नंबर 19, गुणक क्या है, निवेश गुणक क्या है समझिए। गुणक तथा एमपीसी में संबंध की व्याख्या कीजिए। एमपीसी मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, ठीक है। उत्तर, कीन्स का निवेश गुणक का सिद्धांत निवेश एवं आय के बीच संबंध को स्थापित करता है। यानी आय में परिवर्तन डेल्टा वाई एवं निवेश में परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। इसे के से सूचित किया जाता है गणित रूप में के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। उदाहरण के लिए, यदि किसी समय सरकार अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ का इन्वेस्ट करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ की अतिरिक्त आय सृजित होती है, तब निवेश गुणक के बराबर आय में परिवर्तन डेल्टा वाई बटे निवेश में परिवर्तन, यानी आय में परिवर्तन है 100 करोड़ और निवेश किया था 20 करोड़, 100 बटे 20 यानी 5, यानी 5 गुना वह आय का सृजन किया अपना इन्वेस्ट से। निवेश गुणक का अर्थ है हम पैसा का जो इन्वेस्ट किए हैं तो उससे कितना गुना हमको आय प्राप्त होगा, ठीक है। जितना गुना हमको आय प्राप्त हुआ उसका नाम है निवेश गुणक। हम कोई काम में 5 रुपया लगाएं, ठीक है, और उससे 25 रुपया कमाएं, तो इसका मतलब है कि हम 5 गुना पैसा कमाएं, ठीक है, 5 गुना पैसा कमाएं। निवेश गुणक मतलब होता है आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा से कितना गुना इनकम किए, कितना गुना इनकम प्राप्त किए, उसी का नाम है निवेश गुणक। निवेश का जितना गुना आपको इनकम प्राप्त हुआ, आप इनकम प्राप्त किए,
उसी को बोलते हैं निवेश गुणक। कीन्स का निवेश गुणक का सिद्धांत कौन दिया है? J.M. कीन्स ने। ठीक है, कीन्स का निवेश गुणक का सिद्धांत निवेश और आय के बीच संबंध को बताता है। ठीक, यानी आय में परिवर्तन डेल्टा वाई एवं निवेश में परिवर्तन डेल्टा आई के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। इसे K से सूचित करते हैं। गणित रूप में K बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, यानी निवेश गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन। उदाहरण के लिए, यदि किसी समय सरकार अर्थव्यवस्था में 20 करोड़ का इन्वेस्ट करता है और उससे उसको 100 करोड़ का अतिरिक्त आय प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है 20 पंचे 100, यानी 20 का 5 गुना 100 होता है, मतलब उसको 5 गुना इनकम प्राप्त हुआ। निवेश गुणक बराबर आय में परिवर्तन बटे निवेश में परिवर्तन। K बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, 100 बटे 20 यानी 5 गुना आय प्राप्त किया अपना इन्वेस्ट से। ठीक है, चलिए, निवेश गुणक का अर्थ हो गया निवेश का कितना गुना निवेश करता आय प्राप्त किया, उसी का नाम होता है निवेश गुणक। आगे सवाल है, निवेश गुणक K का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC से क्या संबंध है? तो देखते हैं क्या संबंध है। बोलता है कीन्स का निवेश गुणक यानी K MPC एवं MPS दोनों पर निर्भर करता है। पहली स्थिति में K एवं MPC के बीच सीधा धनात्मक संबंध होता है, यानी MPC बढ़ेगा तो K का मान बढ़ेगा एवं MPC घटेगा तो K का मान भी घटेगा। ठीक है, दूसरी स्थिति में K एवं MPS के बीच उल्टा एवं ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, अर्थात MPS बढ़ने पर K का मान घटता है और MPS घटने पर K का मान बढ़ता है। गणित रूप में K बराबर 1/1 माइनस MPC। ठीक है, इसको बोल सकते हैं बराबर 1/MPS, क्योंकि MPC और MPS का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? K बराबर 1/1 माइनस MPC। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे अभी। देखिए प्रूफ, देखिए इसका प्रूफ। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट Y बराबर C प्लस S, यानी आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है। ठीक है, इनकम बराबर कंज्यूमशन प्लस सेविंग होता है। तो यदि आय में परिवर्तन होगा तो उपभोग में और बचत में परिवर्तन होगा, यानी डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा सेविंग ही इन्वेस्ट होता है, यानी डेल्टा एस डेल्टा आई के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बचेगा डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा वाई, दोनों तरफ डेल्टा वाई से भाग देना होगा। तो हो जाएगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई। तो इधर बाएं तरफ डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई 1 हो जाएगा और दाएं तरफ डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई MPC हो जाएगा प्लस डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई तुम्हारा 1/K हो जाएगा, क्योंकि K बराबर होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। तो यहाँ पर उल्टा है, डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई है तो 1/K हो जाएगा। अब MPC को बाएं तरफ ले आएंगे तो 1 माइनस MPC हो जाएगा, बचेगा दाएं तरफ 1/K और K बराबर लिख देंगे हम लोग 1/1 माइनस MPC, यानी 1/MPS, क्योंकि MPC और MPS का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है। हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्राप्त कर लिए पूरा, कोई दिक्कत अब नहीं है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में फिर से, ठीक है।